नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है मध्य पाषाण काल। इससे पहले हम पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के लेसन प्लान बना चुके हैं। यह लेसन प्लान सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और यह इतिहास विषय से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखते हैं। तो ये लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए बनाया गया है, लेकिन आप अपने सिलेबस के अनुसार मध्य पाषाण काल अगर आपके सिलेबस में जिस भी कक्षा में हो उस कक्षा में आप बना सकते हैं। तो उसके बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं जो कि आज का हमारा है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि सामान्य उद्देश्य कॉमन ही होते हैं, इसलिए हम कुछ लेसन प्लान के बाद पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी एक बार हम सामान्य उद्देश्य को देख लेते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी मध्य पाषाण काल के मानव के रहन सहन एवं जीवन शैली के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी मध्य पाषाण काल के मानव के बारे में समझकर आधुनिक तथा प्राचीन काल के मानव में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी मध्य पाषाण काल तथा उसके विभाजन काल को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी मध्य पाषाण कालीन मानव के जीवन शैली को समझकर उसका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद हम अपने फॉर्मेट के अनुसार सहायक सामग्री लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि लपेट श्यामपट्ट पर मध्य पाषाण काल से संबंधित खोजे हुए आविष्कारों की एक तालिका। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी पाषाण काल एवं उसके विभाजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि पत्थरों से बने औजारों के उपयोग किस लिए पाषाण कालीन मानव करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि शिकार करने के लिए। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार कैसे बनाते थे। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट करके। तीसरा प्रश्न करेंगे कि पत्थरों के चोट से किसकी खोज हुई। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि आग की खोज हुई। चौथा प्रश्न करेंगे कि आग की खोज के बाद कौन सा काल आया। तो उत्तर में लिखेंगे कि मध्य पाषाण काल। अब पांचवा प्रश्न करेंगे कि मध्य पाषाण काल में किसकी खोज हुई। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न, और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों या छात्रों, आज हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण की। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे मध्य पाषाण काल। तो प्रश्न से शुरुआत करेंगे कि मध्य पाषाण काल का मानव कैसा जीवन व्यतीत करता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर।
स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, जिसके फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई, जिसके कारण पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास के खाने के लिए छोटे जानवर जैसे कि हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। इन घासों में कई आज अनाजों की पूर्वज थीं। मानव ने इन घासों का प्रयोग अपने भोज के लिए किया। इस प्रकार वह संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया तथा इनका प्रथम पालतू पशु बन गया। अब अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे खेती का ज्ञान। तो प्रश्न करेंगे कि खेती का ज्ञान मध्य पाषाण कालीन मानव को कैसे हुआ। विद्यार्थी गृह में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इस अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान को उसने परीक्षण भी किया। बस इस प्रकार से मध्य पाषाण काल में मानव को खेती का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस युग के औजार पहले की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए थे। अब हेडिंग देंगे हम बोध प्रश्न की। तो इसमें पहला लिखेंगे कि इस युग का मानव अपने भोजन में किसको प्रयोग में लाया। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस युग का मानव अपने भोजन के रूप में अनाज को प्रयोग में लाया। दूसरा प्रश्न करेंगे कि इस काल में मानव ने किसे पालतू पशु बनाया। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस काल में मानव ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। तीसरा प्रश्न करेंगे कि मध्य पाषाण काल की उपलब्धि क्या थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि मध्य पाषाण युग की उपलब्धि खेती का ज्ञान था। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला लिखेंगे कि पृथ्वी पर छोटे जानवर कैसे पैदा हो गए थे। दूसरा प्रश्न करेंगे कि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था। तीसरा प्रश्न करेंगे कि खेती का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। ये हो जाएंगे हमारे मूल्यांकन प्रश्न जो कि मौखिक रूप से ही पूछे जाते हैं। फिर गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी घर से मध्य पाषाण काल में हुए खोजों एवं आविष्कारों की एक तालिका बनाकर लाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।